हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आज एक ज्वलंत मुद्दा है, अदालतों में भ्रष्टाचार। और ये मुद्दा किस लिए आया है? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा जी के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, एलिगेशन यहाँ पर लगाए गए हैं। तो उन्हें हम समझेंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर कौन कौन से एलिगेशन लगाए गए हैं और उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, अदालतों में भ्रष्टाचार कैसे है, उन सारी बिंदुओं पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहां पर हुआ क्या कि जो यशवंत वर्मा साहब हैं, वो क्या होता है कि ये जो दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यहाँ पर, तो ये होता है कि यहाँ पर ये छुट्टियों में, यहाँ पर ये होली के दिन, मतलब होली की छुट्टियों पे ये क्या होते हैं, ये अपने घर को जाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये इनको जो आवास मिला होता है, जो बंगला मिला होता है इनको, जो जज होते हैं इनको बहुत सारे बड़े बड़े बंगलों मिलते हैं दोस्तों रहने के लिए, आवास, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अपने जो इनको ये बंगला मिला हुआ था, जो आवास यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, ठीक है। तो ये आवास से अपने छुट्टी मनाने के लिए कहाँ जाते हैं, अपने घर को जाते हैं, ठीक है, अपने होम टाउन को ये जाते हैं, ठीक है। फिर इसी बीच होता क्या है कि इन्हें खबर मिलती है, मतलब इन्हें खबर मिलने से पहले क्या होता है कि इस आवास में क्या होता है कि आग लग जाती है। क्या हो जाता है? आग लग जाता है। अब आग लगने पर जब वहां पे जो इस आवास पे जितने भी कर्मचारी थे, जो भी रहे होंगे, ठीक है, जो वहां की रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, ठीक है, जो भी लोग थे वो वहां पर क्या हुए, इमरजेंसी कॉल करने लगे, मतलब जो फायर वाले होते हैं, पुलिस आ गई, ठीक है, सारी चीजें वहां पर तुरंत आ चुके। अब इन्हीं बीच में जब ये सारी चीजें आग बुझाने का काम हो रहा था, इन्हीं बीच क्या हुआ, इन्हीं आवाज से यहाँ पर क्या हुआ, करोड़ों की यहाँ पर नकदी बरामद हो गई दोस्तों, ठीक है। अब यशवंत साहब तो अपने घर पर बैठे हुए थे, ठीक है, लेकिन जो इनकी जो ये रिश्वत की आप कह सकते हो कि जो ये पैसा था, वो यहाँ इनके आवास पर मिला दोस्तों, ठीक है। अब आग यहाँ पर भी लग गई, यशवंत जी को के दिल में भी आग मच गई कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये था टॉपिक दोस्तों। अब इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैं ये आशा करते हुए चलूंगा कि ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो पहले ये समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, उसे समझते हैं। तो कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा जी? ठीक है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा, जन्म याद करने की आपकी कोई जरूरत है नहीं, कोई इतनी महान हस्ती है नहीं, ठीक है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से, हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की और एमपी के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री उन्होंने हासिल की। इसी प्रकार पिछले हफ्ते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होली की छुट्टियों के दौरान उनके सरकारी बंगलों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है दोस्तों। क्या लिया गया है अभी आगे देखेंगे। और यह धनराशि जो मिली है उस समय मिली जब इमारत में आग लग गई और न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों ने, जो उस समय शहर में नहीं थे, आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 56 वर्षीय जो न्यायाधीश, जो ये 56 वर्ष की इनकी आयु है, 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे। उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 1 फरवरी 2016 को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली दोस्तों, ठीक है। तो और इस समय दोस्तों वो क्या है, वो इस समय वो क्या थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट के क्या थे, वो जज थे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था
हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टैंड क्या है दोस्तों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टैंड क्या है, तो सीजेआई संजीव खन्ना जी की तरफ से गठित कर दी गई है 3 जजों की समिति दोस्तों। तो 3 सदस्यों की यहाँ पर समिति गठित की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जो है ये यशवंत वर्मा के खिलाफ बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से जुड़े आरोपों की फैक्ट फाइंडिंग जांच दोस्तों करेगी। तो ये जो फैक्ट फाइंडिंग है दोस्तों, ये जो फैक्ट फाइंडिंग ये जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर गठित कर दी गई है। इसमें 3 लोग होंगे। तो वो 3 लोग कौन कौन होंगे, तो वो 3 लोग इसमें जो होंगे वो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे सीन लागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी एस संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिव रामन शामिल होंगे। तो ये 3 सदस्यों की यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन मैं यहाँ पर अब एक मुद्दा यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी से, और आप सभी का मत भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर, 1 सेकेंड गाइस। चलिए, ठीक है, मैं आप लोगों से यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर अगर ये कोई मुद्दा अभी यदि कई किसी अगर मान लीजिए ये जो मुद्दा आज जो चल रहा है यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो ये मुद्दा ये आया हुआ है, ये अगर मुद्दा कोई ऑफिसर्स होते, ठीक है, कोई ऑफिसर्स होते या कोई पब्लिक सर्वेंट होता, ठीक है, या फिर कोई अन्य सदस्य होता, तो उतना देखिए दोस्तों, ये जब यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि हाँ कि यहाँ पर जो यशवंत वर्मा है उनके आवास पर इतनी भारी मात्रा में नकदी मिला हुआ है, फिर भी इतना ज्यादा ये इस मामले को हाईलाइट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी मतलब उन्होंने अब जाकर ये जांच कमेटी यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर गठित की, जो कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि ये मामला उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, चाहे वो टीवी चैनल हो या फिर कोई अन्य मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है, किसी ने भी इस मामले की यहाँ पर उतनी जो तरीके से यहाँ पर पैरवी नहीं की कि हाँ ऐसा मुद्दा यहाँ पर करंट में चल रहा है। यही अगर कोई और मुद्दा होता, ठीक है, या फिर कोई अन्य नेता के खिलाफ या फिर कोई कोई एमपी के खिलाफ यहाँ पर करोड़ों की यहाँ पर संपत्ति मिली होती या फिर काला धन मिला होता, तो उसे पार्लियामेंट से लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर, ठीक है, पूरे जो हमारी सोशल मीडिया है, सब पर दिन भर वही चर्चा होती। लेकिन जब यहाँ पर एक जज के ऊपर इतनी ज्यादा करोड़ों की हेरा फेरी का मामला यहाँ पर आया हुआ है, वो भी ये नहीं है कि हाँ कोई मतलब कोई आरोप लगा रहा है, ये भी नहीं कि हाँ कोई यहाँ पर कोई झूठा आरोप लगा रहा है, जबकि वहां पर सामने दिखा हुआ है कि हाँ करोड़ों की यहाँ पर नकदी उनके आवास से मिली हुई है। अब उनके आवास पे तो कोई हम या आप या कोई अन्य सदस्य ले जा करके रख नहीं दिया होगा, और कोई इतनी हाई प्रोफाइल मतलब ऐसी कौन सी हाई प्रोफाइल जो जॉब है जिसमें आपको करोड़ों, यानी कि आपको इतने सारे करोड़ों रुपए आपके घर में नगद रखे होंगे, आपके बैंक अकाउंट को तो छोड़ दीजिए, नगद आपके घर पे अगर इतने रखे होंगे, तो कोई वो अच्छे स्रोत से तो वो पैसा आया नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारी बिंदुओं पर हमारी अदालतों पर जो ये मैंने टॉपिक आज रखा हुआ है कि ये जो भ्रष्टाचार हमारे अदालतों में भी है, हाँ बस उसे देखने का नजरिया सभी का एक होना चाहिए दोस्तों। जिस जिस तरीके से हम किसी पब्लिक सर्वेंट पे या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे दिन भर भ्रष्टाचार के आरोप करते रहते हैं, उसी तरीके से हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे अदालतों में भी भ्रष्टाचार विद्यमान है कहीं ना कहीं दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये जांच कमेटी तो यहाँ पर बिठा दी गई इनके ऊपर। अब देखते हैं कि ये जांच कमेटी क्या करती है, वो जब जांच कमेटी आएगी तो फिर हम उस पर आगे टॉपिक बनाएंगे। अब बात करते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आखिर होती क्या है, सर एंड मैन, कि आखिर हम न्यायाधीश को हटा किस तरीके से सकते हैं। तो अनुच्छेद 124 124, ठीक है, अनुच्छेद 124 और 218 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों
कि न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर सॉरी गाइस, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति पर मैं नहीं आ रहा हूं, यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हम जजेस की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 124 और 218 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार, यानी कि अगर किसी जज का दुर्व्यवहार या बिहेवियर ऐसा है जो कि समाज के लिए हितकारी नहीं है और वो जो बिहेवियर है वो प्रूफ हो चुका है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, मतलब कि जैसे कि अभी ये यहाँ पर वर्मा जी के ऊपर ये आरोप लगे हैं, तो अब यहाँ पर जांच बिठाई गई है। अगर ये जांच में अगर ये दोषी पा देंगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि हाँ जब उनके घर से ये मिला हुआ है तो उस पर जांच किस प्रकार की जांच अब होगी, या उस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर, अक्षमता का मतलब समझते हो कि वो जो जजेस हैं वो अपने काम वो नहीं कर पा रहे हैं सही से, जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है सर एंड मैम। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों के द्वारा मतलब कि राज्यसभा के द्वारा भी आपका ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा के द्वारा भी ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर केवल एक हाउस से ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, ये भी आपको समझना है। इसके बाद सदन की कुल सदस्यता का बहुमत आवश्यक है दोस्तों, मतलब कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत यहाँ पर होना चाहिए। उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 विशेष बहुमत होना चाहिए। तो 2/3 विशेष बहुमत, यहाँ पर साधारण बहुमत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर विशेष बहुमत है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में भी। 2/3 के विशेष बहुमत से ही इसे यहाँ पर हटाया जा सकता है और ये प्रस्ताव यहाँ पर लाया जा सकता है। संविधान में सिद्ध कदाचार और अक्षमता शब्दों को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर सिद्ध कदाचार होता क्या है, क्या क्या है, वो नहीं डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ अक्षमता क्या है, इनकैपेसिटी क्या है, वो भी डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही साथ दुर्व्यवहार में जानबूझकर किया गया कदाचार, भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी या नैतिक अक्षमता शामिल है। तो हमारे यहाँ पर जो ये अभी केस आया हुआ है यशवंत वर्मा जी का, तो यहाँ पर इनका जो ये इसमें भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर उठ रहा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से इसे यहाँ पर यानी दुर्व्यवहार को, मिसबिहेवियर को यहाँ पर डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इनकैपेसिटी को भी डिफाइन किया है, मतलब कि इससे उन्होंने कहा है कि न्यायिक कार्यों में बाधा डालने वाली शारीरिक या मानसिक स्थिति से अगर कोई ऐसा है तो उसे अक्षमता माना जाएगा। ओके सर एंड मैम, तो ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल आपका क्या है, 124 एंड 218 में, दोनों में ये बात कही गई है। ठीक है, 124 आए दिन पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर एंड मैम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत भी ये प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, 1968 के तहत जो है, तो प्रस्ताव की सूचना सबसे पहले, जो प्रस्ताव यानी कि कौन से जज को हटाना है, कौन से न्यायाधीश को हटाना है, इसका प्रस्ताव किस प्रकार से लाया जाएगा। तो इसके लिए जो प्रस्ताव है कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए राज्यसभा से और कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए लोकसभा से दोस्तों। अगर राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है तो वहां पर 50 मेंबर्स होने चाहिए इसके पक्ष में, और यदि लोकसभा में यहां पर लाया जाता है तो उसके लिए 100 मेंबर्स होने चाहिए, उनके हस्ताक्षर सिग्नेचर आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, इसी के बाद यह प्रस्ताव आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद परामर्श के बाद अध्यक्ष या स्पीकर यह निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। ये क्या है, ये अध्यक्ष या स्पीकर के ऊपर ये निर्णय सॉरी गैस होता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करें या ना करें। इसके बाद क्या होता है, अगर फिर यहां पर जांच, यदि
दोस्तों यदि यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, मान लीजिए ये प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, अब क्या हो गया, इस पर गठित जांच समिति बनाई जाएगी। तो यहाँ पर यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायाधीशों और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सहित 3 सदस्य की समिति गठित की जाती है। इस समिति जो कि आरोपों की जांच करती है। यदि न्यायाधीश को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है, और यदि दोषी पाया जाता है इस कमेटी के द्वारा तो समिति की रिपोर्ट मतदान के लिए संसद में भेजी जाती है। मतलब कि अब उस पर ये जो रिपोर्ट है वो संसद में जाएगा और फिर वहां पर सारी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, और फिर इसके बाद संसदीय अनुमोदन में जब वो आता है तो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों की विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। दोस्तों विशेष बहुमत से राष्ट्रपति के द्वारा, और जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है उसी दिन से वो जो न्यायाधीश है वो क्या हो जाते हैं, वो अपने पद से हट जाते हैं, मतलब उनको हटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पर बताई है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर अपनी अपने तरफ से यहाँ पर एक कमेटी यहाँ पर लगाई हुई है कि हाँ आप इनकी आरोपों की आपकी यहाँ पर जांच करना है और आप वो जो रिपोर्ट है वो आप सबमिट करिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर महाभियोग क्या होता है ये मैंने आपके लिए और थोड़ा सा सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी आते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि ऐसे भी आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। उसी प्रकार से अगर न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख है तो उसके लिए हमारा जो आर्टिकल है 124 क्लास 4 में ये मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर आपको राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है तो वहां पर आपका जो आर्टिकल होता है यहाँ पर 56 के अनुसार, और वहीं अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें उनको हटाने के लिए महाभियोग तो वो 124 क्लास 4 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई एक मुद्दा नहीं है दोस्तों, हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें ये कोई एक ही मुद्दा नहीं है कि हाँ आज यशवंत वर्मा जी का ही मुद्दा यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यशवंत वर्मा जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अपने जुडिशरी सिस्टम को यदि यहाँ पर दोषपूर्ण मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो हमें इस पर और आज से ही इस पर कार्य करने होंगे। और ये कार्य किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। इसको और ज्यादा कैसे इसे हम सुदृढ़ कर सकें, जिससे कि क्योंकि इंसान जो ये अदालतें हैं, जो जज हैं, अदालतों को हम मंदिर समझते हैं और जजेस को हम क्या समझते हैं, भगवान समझते हैं। ठीक है, अदालत जो है वो हमारे लिए एक मंदिर का कार्य करती है, और जो उस पे आसीन व्यक्ति जो होते हैं, न्यायाधीश महोदय होते हैं, वो हमारे किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। लेकिन जब यही मंदिर और यही भगवान जब भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगेंगे, भ्रष्टाचार पर इन पर आरोप लगने लगेंगे, तो इंसान न्याय के लिए जाएगा कहाँ? इंसान के लिए न्याय के लिए केवल एक ही प्लेटफॉर्म है अपने अपने भारत में कि वो कहाँ पर जाता है, वो सीधे अदालत में जाता है। ठीक है, वो कहाँ जाता है, सीधे अदालत में जाता है। और जब यही अदालत जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? ठीक है, ना हम पार्लियामेंट में जाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं। हम अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है या मुझे कुछ होता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो इंसान कहाँ जाता है? अदालतों में तो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें वहां से क्या होगा, न्याय मिलेगा। तो कम से कम हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो तो कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त होना ही चाहिए। बाकी सभी होना चाहिए, लेकिन जुडिशरी क्योंकि
हमारे पूरे देश को जुडिशरी ही एक प्रकार से अगर कहीं गलत होता है या फिर कहीं किसी के कानून का हनन होता है, किसी के अधिकार का हनन होता है, किसी किसी के फंडामेंटल राइट को यहाँ पर छीना जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो जुडिशरी है वही हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जितनी ज्यादा जुडिशरी हमारी मजबूत होगी, सही होगी, ठीक है, साफ सुथरा होगी, उतना ज्यादा हमें न्याय मिलने के और सही न्याय मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आपका इस पर क्या राय है अदालतों में भ्रष्टाचार को लेकर के? आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक